हेलो एवरीवन। इन दिस पार्ट वील डिस्कस द बैक ईयर पेपर दिसंबर 2022 के पेपर को आज देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवलेंस ऑफ वेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड। तो वेक्टर जो है वो डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सैंडफ्लाइज आर नेटिव्स ऑफ डैश क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट। सैंडफ्लाइज हमें वार्म क्लाइमेट में ज़्यादा मिलती हैं। मस्कीटोज कैन बी कंट्रोल जेनेटिकली बाय स्टेराइल मेल टेक्निक एंड जीन रिप्लेसमेंट। या तो जीन रिप्लेसमेंट कर दी जाए ताकि वो ब्रीड ना कर सकें, यस मेल स्टेराइल हो तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। मस्कीटो नेट्स यूज अगेन क्यूलेक्स मस्कीटोज शुड नॉट हैव डैश होल्स पर स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर इंच में 150 होल्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द डेफिनेशंस। तो इस पेपर में भी जो डेफिनेशन है लाइक वेक्टर हॉल्टर हीमोलिम्फ ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So, the one so I'm only discussing which have not been done in the previous papers. So the next one is aterigota. Aterigota basically हमने पढ़ा था जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली इंसेक्टा क्लास को दो में कैटेगराइज करते हैं, एटेरिगोटा एंड टेरिगोटा. These are small insects which are primitively wingless insects. They never had wings in their evolutionary history. The adults possess variable number of pregenital abdominal appendages. The head is prognathous with mouth. मैंने बताया था prognathous में आगे की तरफ होता है. Directed anteriorly and generally concealed. Mandibles are attached to the head at only one point and are monocondylic. क्योंकि mandible जो है वो head से एक ही point से attach हो रहे हैं तो monocondylic. The nymphs develop through slight or without any metamorphosis. तो metamorphosis usually इनमें देखने के लिए नहीं मिलती. ए मेटाबोला. और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है दैट दीज आर विंगलेस इंसेक्ट्स. लेकिन ऑन द अदर साइड आपको टेराकोटा को भी एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट श्योर कि पेपर में ए टेराकोटा आया तो ए टेराकोटा या मे बी दिल गिव यू टेराकोटा, या ये भी हो सकता है आ जाए डिफरेंस बिटवीन टेराकोटा एंड ए टेराकोटा. सो टेरिगोटा में क्या होगा, विंगलेस इंसेक्ट्स नहीं, इसमें विंग्ड इंसेक्ट्स होते हैं, या सेकेंडरली विंगलेस होते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी जिसमें इंसेक्ट्स के पास विंग्स नहीं है, सेकंड कैटेगरी जिसमें इंसेक्ट्स के पास विंग हैं. द इंसेक्ट्स हुज एंसेस्टर्स वंस हैड विंग्स बट दे हैव लॉस्ट देम ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट एवोल्यूशन. हेड में बी प्रोग्नाथस और ओपिस्थोग्नाथस और हाइपोग्नाथस. द माउथ पार्ट्स आर एक्टोग्नाथस, आउटसाइड होते हैं, डाइकंडालिक होते हैं क्योंकि जो मैंडिबल्स होते हैं वो हेड से दो पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं. द एब्डोमिनल प्रीजेनिटल अपेंडेजेस आर एब्सेंट. इमेच्योर स्टेजेस बिकम मेच्योर थ्रू मेटामॉर्फोसिस विच इज ईदर इनकम्प्लीट या फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. तो होलो मेटाबॉलिक या हेमी मेटाबॉलिक, इट कैन बी एनी ऑफ दोज. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है मोल्टिंग. मोल्टिंग के बारे में भी हमने डिस्कस करा था कि मोल्टिंग जो होती है वो इंसेक्ट्स के आउटर लेयर में एक एक्सोस्केलेटन होता है. एक्सोस्केलेटन बेसिकली बेटा बना हुआ होता है काइटिन का, और अगर वो काइटिन से बना हुआ है, वो एक हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ है, तो वो ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगा. जैसे जैसे इंसेक्ट को ग्रो करना है, डेवलप करना है, देयर इज अ नीड कि उसके ऊपर एक जो कैप की तरह जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. तो आफ्टर एवरी स्टेज, अगर लार्वा स्टेजेस हैं उसमें भी 3-4 इंस्टार स्टेजेस होती हैं, तो हर एक डेवलपमेंट के बाद आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सोस्केलेटन को रिप्लेस करता रहता है. दैट प्रोसेस इज मोल्टिंग. Upon hatching from the egg, the young insect is usually quite unlike the adult into which it develops. The change which it undergoes through growth or development is termed as metamorphosis. The young insect is quite small when it emerges from the egg. It feeds ravenously, but the extent of growth is restricted by a rather rigid exoskeleton which encases the body. In order to continue to grow and develop, the insect must periodically replace the exoskeleton with a larger size. This is accomplished by the process of shedding of outer skin known as molting. So molting basically क्या है? Shedding of outer skin so that it can be replaced by the new one. Thus the insect grows by a series of growing stages called instar or molt. The number of molts is variable but quite constant for any one species. Insects ordinarily molt 5 to 6 times in their life period. The next question is draw label diagrams of the following. तो आपको लाइफ साइकिल ऑफ एडीज मस्कीटो बनाने हैं एंड डेंगू ट्रांसमिशन साइकिल बनाना है. दीज यू कैन फाइंड इन द block 3 of your course material. Discuss the ecological factors favorable for the transmission of काला आजार. तो जो काला आजार होता है पहली बात तो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, लीशमीनिया डोनोवानी. तो लीशमीनिया डोनोवानी जहाँ पे ग्रो करेगा, जहाँ पे इजीली ब्रीड कर पाएगा, वहीं पे उसका ट्रांसमिशन मतलब वहीं पे काला आजार जो है वो ज़्यादातर स्प्रेड हो सकते हैं. तो लीशमीनिया डोनोवानी के लिए जो ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है, एलिबल सॉइल या फिर हाई सब सॉइल वाटर, मतलब कि जो सॉइल में जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा होना चाहिए. मंथली मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए या मिनिमम टेम्परेचर 7.2 से ज़्यादा होना चाहिए. मतलब कि 7.2 से लेकर जो रेंज वेरी करती है वो करती है 37 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए. एनुअल रेनफॉल शुड बी 1250 mm और मोर. दैट मीन्स नियरली 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होनी चाहिए. मीन एक्चुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा, तो ज़्यादा रेनफॉल, ज़्यादा मॉइस्चर जब होगा तो इसकी जो ब्रीडिंग के ग्रोथ के चांसेस हैं वो फेवरेबल है. अबंडेंट वेजिटेशन एंड ऑल्टीट्यूड बिलो 600 मीटर्स, मतलब ज़्यादा हाइट पे ये जो है उसका इसका ट्रांसमिशन नहीं होता.
नेक्स्ट, राइट एनी 5 कंट्रोल मेजर्स टू कीप द हाउस फ्लाइज अवे फ्रॉम होम। तो अभी ये प्रिवेंट और कंट्रोल में भी आप पढ़ चुके हो। देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के लिए हमारे पास बहुत सारे सिंपल पॉइंट्स होते हैं, बट टू स्कोर इन एग्जाम, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के लिए पेपर देने बैठ रहे हो, आप किसी प्राइमरी या सेकेंडरी क्लास के लिए नहीं बैठ रहे बेटा, तो आपके पास मेजर सब पॉइंट्स होनी चाहिए। तो ट्राई करा करो कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन, उनको चाहे पूरा मत मगअप करो, बस उनकी सब हेडिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी टिपिकल होनी चाहिए। हाउस फ्लाइज एंड द ब्रीडिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैकेनिकल, कल्चरल, biological and chemical methods. However, it is best to use all the four methods as an integrated approach. अगर हमें ओवरऑल प्रोटेक्शन चाहिए तो बेसिकली सारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज़ करी जाती है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल कंट्रोल की, तो मैकेनिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है फिजिकली, तो विंडोज़ पे स्क्रीन्स लगवा देना, कवर लगवा देना, या कोई भी ओपन चैम्बर है वहाँ पे डोर्स लगवा दो, या डोर्स के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर नेट्स जो हम कहते हैं जाली वाले दरवाजे लगवा देना। उसके अलावा फ्लाई ट्रैप सच एज स्टिकी ट्रैप, अल्ट्रा वायलेट लाइट ट्रैप। अल्ट्रा वायलेट लाइट ट्रैप अब बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि कई शॉप्स होती हैं, यूजुअली जो नॉनवेज चिकन वगैरह की शॉप्स होती हैं, उनके आसपास ऐसे एक बाहर होता है, उसमें ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, और वहाँ गर्मियों या मानसून के टाइम में आप देखोगे कि मच्छरों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है मरने की, तो वहाँ पे वो यूवी लाइट ट्रैप्स होते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस इन होम और इन बिजनेस प्लेसेस कैन रिड्यूस हाउस फ्लाई पोल्यूशन पॉपुलेशन, सॉरी। एंड द नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हम इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई बेट्स आर यूजुअली शुगर बेस्ड। फ्लाई बेट्स यूज़ हो सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो फ्लाई को अट्रैक्ट करे, फ्लाई वहाँ पर आए और हम उसमें इंसेक्टिसाइड मिला के रखें। सो फ्लाई बेट्स आर यूजुअली शुगर बेस्ड एंड कंटेन अ कंपाउंड दैट अट्रैक्ट द अडल्ट फ्लाइज। फ्लाइज दैट feed on these baits are killed by the insecticide. नीम लीव्स काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, कार्बोलिक एसिड्स यूज़ करते हैं, ये मस्कीटो रेपेलेंट का काम करते हैं। फ्यूमिगेशन, घर में धुआं कर देना, कई लोग जो होते हैं स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं, दैट आर केमिकल मेथड। लेकिन नेचुरल लोग जो होते हैं, जैसे वो काउडंग केक्स को बर्न करते हैं नीम लीव्स वगैरह डाल के, दैट इज ऑल्सो गुड वे। रेपेलेंट्स लाइक क्रियोसोट ऑयल एंड बोरिक सोल्यूशन स्प्रिंकल्ड इन एनिमल शेड्स एंड अदर ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द हाउस फ्लाई आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द फ्लाई पॉपुलेशन। स्प्रेइंग 2% मैलेथियन और डाइएजिनॉन या 1% क्लोडीन और 0.5% डाइल्ड्रेन आर इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स फॉर किलिंग द फ्लाइज। तो ये जो केमिकल्स होते हैं थोड़े ज़्यादा हजार्डियस भी होते हैं, मतलब अगर हम इन्हें स्प्रे करेंगे, अगर हम खुद इन्हें इनहेल कर रहे हैं, सो दे आर नॉट दैट गुड फॉर अस। सो बेसिकली वैसे भी अगर हम रेगुलर बेसिस पे देखें, तो रेगुलर बेसिस पे हम केमिकल ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करते हैं, वी गो फॉर नेचुरल। लेकिन यहाँ पे आपको नेचुरल वाले बेटा पता होते हैं, तो आपको लर्निंग जो करनी है, रट्टा जो मारना है, वो किस चीज़ का मारना है, केमिकल मेथड्स का मारना है, ताकि आप अपने पॉइंट्स को, नंबर ऑफ पॉइंट्स को इंक्रीज कर सको। The next is explain the concept of integrated vector management. Integrated vector management बेटा पिछले चैप्टर, पिछले पेपर में भी था। दिस इज चैप्टर 15, चैप्टर 15 का है ये, एंड इट इज आई गेस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पिछले पेपर में 10 मार्क का था, इस पेपर में 5 मार्क का है। तो इसको भी अगर आप, इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू कैन डू, तो एक बार चैप्टर 15 रीड करके उसमें से छोटे छोटे सब पॉइंट्स बना लो। अदरवाइज वी हैव डिस्कस दिस आंसर इन द प्रीवियस पेपर। एक्सप्लेन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ मलेरियल पैरासाइट। एपिडेमियोलॉजी का बेसिकली मतलब होता है लोकेशन। भाई जगह बताओ कि कौन सी जगह, कैसी कंडीशंस, कैसी जगह पे ये मलेरियल पैरासाइट जो है वो हमें ज़्यादा मिलता है। In 2019, approximately 229 million cases of malaria were reported worldwide, with 409,000 deaths. Children, especially in African region, are more vulnerable to this disease. तो basically कहाँ पे है ज़्यादा? अफ्रीका में। In 2020, India experienced 181,831 malaria cases and 63 deaths. About 1,700 cases of malaria are diagnosed in the United States each year. The vast majority of cases in the United States are reported in travelers and immigrants returning from malaria-affected countries such as Sub-Saharan Africa or South Asia. Malaria has been a major health problem in India. Intermittent fever in the diseases and high incidence during the rainy season, coinciding with agriculture, sowing and harvesting, was first recognized by Romans and Greeks, who associated it with swamp areas. तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब होता है फीवर आएगा, फिर कुछ घंटे नहीं आएगा, मान लो 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे नहीं आएगा, तो उसका एक पीरियोडिक रिदम होता है कि इतने घंटे बाद ही फीवर आता है। तो इंटरमिटेंट फीवर है बारिशों के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मस्कीटो ब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो ऑब्वियसली मलेरियल इन्फेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मेडिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स। ये हम कर चुके हैं, हैव मेरा सेपरेट वीडियो कि हमने 4 इंसेक्ट ऑर्डर्स और उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे थे। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग। ट्रांसमिशन के बारे में हमने लास्ट पेपर में भी पढ़ा था, वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन के चारों मेथड एक्सप्लेन करने थे। प्रोपेगेटिव, साइक्लो डेवलपमेंटल, वर्टिकल एंड डायरेक्ट ट्रांसफर जो होता है वो चारों थे। लेकिन यहाँ पे जो था वो क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द एग्जाम्पल्स एज वेल, क्योंकि वहाँ पे आपको ये अगर हमें क्वेश्चन दे देते कि अच्छा 2 टाइप के ट्रांसमिशन मेथड बताओ, तो हमारे लिए बताना आसान होता, बट उन्होंने हमें क्या बोला, ट्रांसमिशन बताना है कि प्लेग कैसे ट्रांसमिट होता है। उसके लिए आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि हाँ जी, प्लेग बैसिलाई मतलब वो बैक्टीरिया जो प्लेग फैलाता है,
रैट में वो किसका एग्जाम्पल है, प्रोपगेटिव ट्रांसमिशन का। दैट मीन्स जो प्लेग का ट्रांसमिशन है वो कौन से मेथड से होता है, प्रोपगेटिव ट्रांसमिशन से। प्रोपगेटिव ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म पैथोजन इंजेस्टेड विद द ब्लड मील अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन इन द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो पैथोजन होता है, वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है, और इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर करके वो क्या करता है, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली सपोज अगर कोई फ्लाई है या कोई इंसेक्ट है, इट इज़ हैविंग द ब्लड मील, वो ब्लड मील ले रहे हैं, और ब्लड मील के टाइम में इस पर्सन के अंदर वो बैक्टीरिया था जो ब्लड मील के टाइम पे फ्लाई की बॉडी में चला गया। अब फ्लाई की बॉडी के अंदर क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये रेप्लिकेट करेगा, या ये जो वायरस है ये रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सो दिस इज प्रोपगेटिव ट्रांसमिशन। तो अब इसकी बॉडी में जो बैक्टीरिया का नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये अपनी नेक्स्ट ब्लड मील के लिए किसी ह्यूमन को टारगेट करेगा या बाइट करेगा, तो ये जो बैक्टीरिया है वो उस ह्यूमन के अंदर एंटर हो जाएगा। So replicate extensively in various tissues of mosquito and are transmitted to new host in the salivary fluid of mosquito when it takes a blood meal. The agent undergoes no cyclical changes. कोई भी cyclical changes नहीं हो रही, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि लार्वा का इंस्टार 1 था तो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन रही हो, तो कोई डेवलपमेंटल स्टेजेस नहीं हो रहे, सिर्फ नंबर्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, बट सिंपली ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज इन द बॉडी ऑफ द वेक्टर. The next question is difference between the following pairs, that is extrinsic and intrinsic incubation period, dengue and chikungunya, adults of Aedes and Anopheles, siphoning and sponging mouth parts. तो अगर हम फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड समझने के लिए उसके लिए पहले आपको एक चीज़ समझनी है, जो भी हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस करा। मान लो कोई भी फ्लाई है या मस्कीटो है, वो किसी एक ह्यूमन को बाइट करती है और उसका ब्लड मील लेती है, मतलब उसका ब्लड सक करती है। अब इसके ब्लड से जो भी वायरस था या बैक्टीरिया था वो चला गया इसकी बॉडी में। ये वायरस जब इस फ्लाई की बॉडी में एंटर करा तो ये वायरस क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में, मतलब उसके माउथ में, ठीक है। अब उसके बाद ये फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में आ गया। अब फ्लाई क्या करेगी, अपने नेक्स्ट मील के टाइम में किसी ह्यूमन को फिर से बाइट करेगी। जब ये ह्यूमन को बाइट करेगी तो इसके अंदर जो भी पैथोजन या वायरस था वो उस ह्यूमन की बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। दो एक्सट्रिंसिक पीरियड क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक पीरियड में होता है कि फर्स्ट टाइम जब पैथोजन फ्लाई की बॉडी में एंटर करा और फ्लाई की बॉडी में मल्टीप्लाई होने के बाद उसको कितनी देर लगी उसके सलाइवरी ग्लैंड में आने के लिए। जब उसने उस पैथोजन को इंजेस्ट कर लिया, उसके बाद वो पैथोजन कितनी देर में ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एंटर करता है। दैट गिव्स द एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होगा, अब फ्लाई के माउथ में, उसके सलाइवा में वो वायरस या वो पैथोजन या बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब जब वो किसी ह्यूमन को बाइट करेगी तो ये जो वायरस था वो इसकी बॉडी में चला गया। इस बाइट के कितने दिन के बाद ये ह्यूमन में डिजीज़ के सिम्टम आने शुरू होंगे, ठीक है। दैट विल बी द इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी फ्रेम कर सकते हो, बिकॉज if you understand you can do it. Once virus reaches mosquito's body, it multiplies and reaches the salivary gland. The time period from the infected blood meal taken by the mosquito to appearance of virus in salivary gland is known as extrinsic incubation period. तो जितना टाइम उसको लगा, उसने जो इन्फेक्टेड ब्लड मील ली थी उसके बाद उसे कितना टाइम लगा वायरस को सलाइवरी ग्लैंड में आने तक के लिए, दैट होल पीरियड इज द एक्सट्रिंसिक incubation period. So the duration between acquiring virus by the vector and when it becomes able to transmit the virus. This period is of approximately 8 to 12 days and temperature डिपेंडेंट। राइज इन टेम्परेचर रिड्यूसेस द इंक्यूबेशन पीरियड। ये चीज़ हमने लाइफ साइकिल में भी डिस्कस करी थी। टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो जल्दी होती है, लाइफ साइकिल्स भी जल्दी कंप्लीट होती है। आफ्टर एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड एडीज कैन ट्रांसमिट द वायरस टू द हेल्दी पर्सन। अब मस्कीटो क्या कर सकता है, उस वायरस को किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर सकता है while taking the blood meal, during which mosquito injects saliva in the human blood. The time duration from the bite of the infective mosquito to appearance of first symptom of disease is known as intrinsic incubation period. द नेक्स्ट डिफरेंस इज चिकनगुनिया एंड डेंगू में डिफरेंस। चिकनगुनिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 to 12 days तक वेरी करता है, दैट इज 1 to 2 weeks हो सकते हैं। हाउएवर सिम्टम्स सच एज जॉइंट पेन मे पोजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ साल पहले चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था, आई गेस 3 to 4 years बैक। तो उस टाइम लोगों को जो जॉइंट पेन होता था ना वो काफ़ी टाइम तक, महीनों तक रहता था। डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो नियरली 1 हफ्ते 3 to 7 days एंड द डिजीज ड्यूरेशन नियरली 4 to 7 weeks का होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब अगर आज मच्छर काटा तो विदिन अ वीक उस बंदे को डेंगू हो जाएगा। और हम क्या सोचते हैं, अच्छा डेंगू हो गया तो शायद आज ये वहाँ गया था, वहाँ मच्छर ने काट लिया और डेंगू गया। सेम डे नहीं होता, इट टेक्स नियरली अ वीक टू इंक्यूबेट। इनिशियल सिम्टम्स फीवर, जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक, आई इन्फेक्शन, रैशेस। और यहाँ पे फीवर, जॉइंट पेन, हेडेक और रैशेस। जॉइंट पेन एंड मसल पेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, पेन हाई होता है। मॉर्निंग में तो लोगों के जॉइंट स्टिफ होते थे। मसल पेन ऑन द बैक,
आर्म्स एंड लेग, जॉइंट पेन्स और नीज एंड शोल्डर। तो बेसिकली पेन होता है, लेकिन चिकनगुनिया में पेन जो होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। स्किन रैशेज़, रैशेज़ जो होते हैं वो ट्रंक पे, ट्रंक मतलब जो हमारी मेन बॉडी होती है, जैसे चेस्ट हो गया, स्टमक हो गया, लिम्स हाथों और पैरों पे, फेस, पाम्स हर जगह हो सकते हैं। और यहाँ पे डेंगू के केस में रैशेज़ जो होते हैं वो यूजुअली फेस पे या हाथों पैरों पे होते हैं। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, अप टू 10% ऑफ पेशेंट्स डेवलप क्रॉनिक जॉइंट पेन, न्यूरोलॉजिकल डैमेज इज ऑल्सो पॉसिबल। और डेंगू के केस में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि शॉक हो सकता है या डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो सकती है या हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि प्लेटलेट्स का लेवल लो होता जाएगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। द नेक्स्ट इज हमें डिफरेंस करना है अडल्ट, आई गेस अडल्ट ही था, अडल्ट्स ऑफ एडीज एंड अनोफिलीज मस्कीटो। अगर हम इनके अडल्ट्स में डिफरेंस देखें तो अनोफिलीज और क्यूलिक्स का तो अपने लाइफ साइकिल पढ़े, तो आई गेस वो आपको क्लियर होगा। अनोफिलीज जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे सेट करते हैं और ये हंचबैक। विंग्स हैव विंग्स हैव स्पॉट्स, इसके विंग पे स्पॉट होते हैं, क्यूलिक्स के विंग्स पे स्पॉट नहीं होते। और अगर हम एडीज़ की बात करें, एडीज़ भी हंचबैक मैनर में ही बैठते हैं, मतलब पैरेलल होता है ये सर्फेस के, विंग्स पे स्पॉट नहीं होते। ब्राउनिश टू ब्लैक इन अपीयरेंस, वेयर एज जो क्यूलेक्स होता है वो ज़्यादातर ब्राउनिश होता है और जो एडीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर स्ट्राइप्ड और स्पॉटेड होता है। फीड्स इन इवनिंग टू मॉर्निंग आवर्स, क्यूलेक्स फीड्स इन इवनिंग टू मॉर्निंग आवर्स एंड एडीज़ फीड्स इन डे टाइम मोस्टली। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियस पेपर में भी देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक एग्स में हमें डिफरेंस करना था एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज़ का, और यहाँ पे इस पेपर में हमें बोला अडल्ट स्टेज में डिफरेंस करना है। तो आई थिंक आपको लार्वा का डिफरेंस भी साथ के साथ पढ़ ही लेना चाहिए कि लार्वल स्टेजेस में क्या डिफरेंस होता है। एनोफिलीज के लार्वल स्टेजेस जो होती हैं रिमेन हॉरिजॉन्टल टू द सर्फेस ऑफ वाटर, डायग्राम में हमें दिख रहा है बहुत ईजिली। क्यूलेक्स में एंगल्ड हैंगिंग होता है, और इसका हमने रीजन भी पढ़ा था क्योंकि 8th एब्डोमेन में उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है जो एयर से रेस्पिरेट करता रहेगा, और माउथ उसको वो बॉटम फीडर है तो माउथ उसका बॉटम के साथ स्टिक रहेगा। हैंग एट लार्जर एंगल ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ये भी हैंग करता है। कैन बी फाउंड इन ओपन पाउंड्स, कंटेनर्स, कूलर्स, टैंकर्स विच हैव क्लीन वाटर। इसमें डर्टी वाटर में या राइस फील्ड्स में क्यूलेक्स मिलते हैं। और एडीज जो होते हैं दे कैन बी फाउंड इन ओपन कंटेनर, कूलर, ऑल सर्फेस वाटर सर्फेस कंटेनर्स विच हैव क्लीन वाटर। तो बेसिकली अनोफिलीज मलेरिया फैलाने वाले मच्छर, एडीज डेंगू चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर, ये साफ पानी में बहुत आसानी से ब्रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट है माउथ पार्ट में डिफरेंस करना था, स्पॉन्जिंग एंड साइफनिंग टाइप। स्पॉन्जिंग पार्ट्स जो होते हैं वो माउथ पार्ट्स हाउस फ्लाई में प्रेजेंट होते हैं, उनका फ्लैशली प्रोसेस आर ऑफ स्पॉन्जिंग टाइप। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो माउथ पार्ट जो होता है ना वो आगे से बहुत स्पॉन्जी सा होता है, फ्लैशी सा होता है, और वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं चीज़ों को। साइफनिंग टाइप एग्जाम्पल होता है बटरफ्लाई, ये भी हमने क्लासिफिकेशन में या आई थिंक इंसेक्ट के करेक्टर्स में डिस्कस करा था। दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन मॉथ एंड बटरफ्लाई। ये जो होता है ना ये पियर्सिंग सा होता है, ठीक है, ये आगे से थोड़ा शार्प होता है, पियर्सिंग होता है, ताकि जब मॉथ या इंसेक्ट बाइट करे तो वो इन नीडल की तरह प्रिक कर सके और इजीली ब्लड को सक कर सके। तो यहाँ पे क्योंकि इनका पर्पस क्या है, ब्लड सक करना। इंसेक्ट्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेल अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंट। जस्टिफाई, इंसेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में प्रेजेंट है क्योंकि वो एनवायरमेंट के साथ वेल डेवलप्ड है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने एक वीडियो करी है, जो प्रीवियस पेपर में भी 10 मार्कर्स में आया था कि भाई इंसेक्ट्स इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, हाउ आर दे सो मच सक्सेसफुल। बस उसी क्वेश्चन को रिफ्रेम करा हुआ है कि वो इतने ज़्यादा अडेप्टेड कैसे हैं। So I will put the link in the description for the same video. With this, we are done with the paper. I hope you are preparing well. All the best for your test. Hope my efforts are useful for you. Thank you.